हेलो साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी माही नदी के बाएं किनारे वाली सहायक नदी है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो माही नदी के बाईं ओर से आकर मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम नदी। माही नदी एक प्रमुख भारतीय नदी है जो भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर बहती है। माही नदी का उद्गम स्थल। माही नदी का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है और ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और गुजरात में पहुंचकर अरब सागर में गिरती है। यानी माही नदी अरब सागर में गिरती है और यह मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। ये माही नदी 3 राज्यों से होकर बहती है जिसमें से मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। यानी माही नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। ये एक भारत की एकमात्र नदी है जो 3 बार दिशा बदलती है। उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर बहने वाली को उत्तर वाहिनी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। यानी माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदी सोम नदी है जो बाईं ओर से इसमें आकर मिलती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ जाकम है, एरा है, मोरन है और अंजना आदि इसकी अन्य छोटी सहायक नदियाँ हैं। माही बजाज सागर परियोजना, इस पर महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यानी माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है और जल संग्रहण और सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में सहायक है। ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर का हिस्सा है। यानी माही नदी गुजरात में जाती है, गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है पचपंद्रा खारे पानी के झील क्षेत्र में स्थित है। माही बेसिन, लूणी बेसिन, अंत स्थलीय प्रवाह का मैदान, घग्गर का मैदान या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा लूणी बेसिन। पचपंद्रा खारे पानी की झील राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र में स्थित है। यानी पचपंद्रा खारे पानी की झील बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र में स्थित है। यह झील पचपंद्रा गांव के पास स्थित है जो बालोतरा तहसील का हिस्सा है, इसलिए इसे पचपंद्रा झील बालोतरा बेसिन या लूनी बेसिन में स्थित है। पचपंद्रा झील को पचबंद्रा झील भी कहा जाता है। यानी पचपंद्रा झील को पचबंद्रा झील भी कहा जाता है। ये राजस्थान की सबसे खारी झील मानी जाती है और इसमें पानी अत्यधिक खारा होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 98% होती है। यहाँ के स्थानीय लोग, विशेषकर खारवल जाति के लोग, मोरली झाड़ी की टहनियों से, यानी खारवल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक स्फटिक तैयार करते हैं। पचपंद्रा झील से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है पचपंद्रा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पचपंद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। पचपंद्रा झील का पानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खारा पानी है इसका। पचपंद्रा झील का पानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खारे पानी के लिए। पचपंद्रा झील में नमक सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो इसमें 98% नमक या NaCl पाया जाता है। पचपंद्रा झील पानी किस रंग का होता है? तो पचपंद्रा झील का पानी का रंग होता है हरे कलर का। पचपंद्रा झील के पानी का खारापन किस कारण होता है? तो आसपास की मिट्टी और जल स्रोतों से कारण इसका पानी खारा होता है। पचपंद्रा झील के पानी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पचपंद्रा झील का पानी का उपयोग नमक उत्पादन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पचपंद्रा झील का पानी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है? तो ये खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। पचपंद्रा झील के पानी का खारापन किस कारण होता है? तो आसपास की मिट्टी और जल स्रोतों के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? तो पक्षी अभ्यारण्य। तो पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उड़न गिलहरी। तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। कर्षणमग
तो ये पाए जाते हैं काले हिरण, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, बाघ प्रजनन रणथंभौर में और पक्षी अभ्यारण्य केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर राजस्थान में। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर और राजस्थान में। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 29 किलोमीटर है। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान कब राष्ट्रीय उद्यान का उद्यान घोषित किया गया था? तो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का विस्तार किया। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर राष्ट्रीय उद्यान तो 1981 में घोषित किया और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर 1985 में केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती है? तो इसमें 375 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पक्षी विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसमें सारस और क्रेन, सारस क्रेन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी दो प्रमुख नदियां बहती हैं? तो केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में एक तो गंभीरी और बाणगंगा नदी प्रमुख है। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है? तो इसमें 200 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? तो इसमें पक्षी और स्तनपायी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ प्रश्न करने वाले हैं। इसमें से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना 1980 में हुई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर अभियान कब घोषित किया? तो इसे घोषित किया था 1973 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका है 515 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 515 वर्ग किलोमीटर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चंबल और बनास नदी प्रमुख है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की प्रसिद्ध बाघिन का नाम क्या था? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की प्रसिद्ध बाघिन का नाम था मछली। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कितने पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 270 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य से भी संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है चूरू जिले में। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरण या कर्षण मरक के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ताल छापर अभ्यारण्य 100 वर्ग किलोमीटर है। ताल छापर अभ्यारण्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताल छापर अभ्यारण्य को द्रोणपुर के नाम से भी जाना जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य में वर्षा ऋतु में उगने वाली नरम घास को क्या कहते हैं? तो ताल छापर अभ्यारण्य में मोतिया घास उगती है जो वर्षा ऋतु में उगती है और एक ही नरम घास है। ताल छापर अभ्यारण्य में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में सहारे भूमि में उगने वाली लाना झाड़ी पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य में कौन सा पक्षी विशेष रूप से पाया जाता है? तो ग्रेलेड गूज इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1966 में हुई थी। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ताल छापर अभ्यारण्य किस प्रकार के स्तनपायी जीव पाए जाते हैं? तो ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण, तेंदुआ, नीलगाय और जंगली सुअर पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 422.95 वर्ग किलोमीटर है। 422.95 वर्ग किलोमीटर।
सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा दुर्लभ स्तनधारी पाया जाता है? तो इसमें चौसिंगा या चार सींग वाला हिरण पाया जाता है, यानी सीता माता अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चौसिंगा हिरण पाया जाता है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में किस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में सागवान वृक्ष अधिकता से पाया जाता है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा पक्षी विशेष रूप से पाया जाता है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में उड़न गिलेरी पाई जाती है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में कितनी नदियां बहती है? तो इस अभ्यारण्य में 3 नदियां बहती है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में लव कुश जलप्रपात स्थित है। वहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों कर्तव्य को उल्लेख है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों कर्तव्य के उल्लेख है? तो 167 में मुख्यमंत्रियों कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति संबंधित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 में। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी राज्य की मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल से पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सदस्यता की शर्त, यदि कोई मंत्री 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। और इन मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। इसमें उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। इनके कर्तव्य होते हैं, महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वे राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देंगे और राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेगा और पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकारी कार्य संचालन अनुच्छेद 166 में बताया गया है, यानी राज्य सरकार का कार्य संचालन अनुच्छेद 166 में है। राज्य की सरकार समस्त कार्यपालिक कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी, यानी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है। अनुच्छेद 166 में बताया गया है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि मुख्यमंत्री कर्तव्य, यानी राज्यपाल को जानकारी देने के आदि संबंधी मुख्यमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 167 में बताया गया है। जैसे सूचना देना, कौन सूचना देंगे? जैसे मुख्यमंत्री कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करेंगे। राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी जैसे प्रशासनिक मामलों, विधायी मामलों या अन्य मामलों संबंधित उन्हें राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यानी राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग गठन के लिए 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की थी, तो ये बिल्कुल सही है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, तो यह बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघनों की जांच करना। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग कौन सा अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था?
तो 1993 के अधिनियम द्वारा ये स्थापित किया गया था। 18 जनवरी 1999 में गठित हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 गठित हुआ था, जबकि मार्च 2000 से ये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यानी 18 जनवरी 1999 को तो राज्य मानवाधिकार आयोग गठित हुआ और ये मार्च मार्च 2000 से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसकी संरचना, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है। इसमें दो सदस्य होते हैं, जो या तो राज्य जिला न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं या मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेषता रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो निर्धारित किया गया है। राज्य मानवाधिकार कार्य और शक्तियां, यानी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। ये मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। ये सिफारिशें, आयोग राज्य सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं और सिफारिश कर सकता है, और हालांकि सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। साक्ष्य एकत्रित करना, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम की धारा 21 के तहत किया गया था? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21(1) के तहत किया गया है, और ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका मुख्यालय स्थित है जयपुर में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु जो पहली हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं, जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा है 70 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय एक पर्यावरणीय और नैतिक जीवन शैली को अपनाने वाला समुदाय है, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु जाम्बोजी या जम्बेश्वर जी ने की थी। गुरु जाम्बोजी का जन्म 1451 में राजस्थान के पीपासर नागौर में हुआ था। इन्होंने 29 नियमों का एक सेट तैयार किया, जिससे उनके अनुयायी बिश्नोई के रूप में जानते हैं। ये नाम 20 और नोई से मिलकर बना है। ये 29 नियमों का प्रतीक है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम प्रमुख है, जिसमें 30 दिन तक सूतक रखना, झूठ नहीं बोलना, वाद विवाद का त्याग करना, अमावस्या का व्रत रखना, हरा वृक्ष नहीं काटना, वन्य जीवों की रक्षा करना, जल का संचयन संरक्षण करना, शाकाहारी रहना, मांस का सेवन न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, सत्य बोलना, दया और क्षमा का भाव रखना, संतोष का पालन करना, वाणी का संयम रखना, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, काम क्रोध मोह का लोभ का नाश करना, रसोई अपने हाथ से बनाना, और पानी, ईंधन और दूध को छानबीन कर प्रयोग में लेना, प्रातः काल स्नान करना, संध्या उपासना करना, सांझ आरती करना, हवन करना, ईश्वर गुणों का चिंतन करना, शुद्धता बनाए रखना, मांसाहार से परहेज करना, तंबाकू, भांग और मदपान से बचना, नील का त्याग करना, और बेल को बंदिया नहीं करवाना। विश्नोई समुदाय पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। 1730 में राजस्थान खेजड़ली गांव में अमृता देवी और 363 अन्य विश्नोई ने पेड़ की कटाई के खिलाफ अपने जीवन की आहुति दी थी, और इस घटना को खेजड़ली नरसंहार के नाम से जाना जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्नोई की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्नोई
विष्णु संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। जैसे गुरु जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपसर नागौर में हुआ था। गुरु जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? तो समरतल बीकानेर में। गुरु जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम बीकानेर में है। यानी गुरु जाम्बोजी का जन्म स्थल है पीपसर नागौर में, और गुरु जाम्बोजी ने 1485 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समरतल बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी समरतल बीकानेर में, और जाम्बोजी की समाधि स्थल है मुकाम बीकानेर में। वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? तो वेली किशन रुक्मणी के लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। वेली कृष्ण रुक्मणी एक महत्वपूर्ण डिंगल काव्य रचना है। वेली कृष्ण रुक्मणी एक महत्वपूर्ण डिंगल काव्य रचना है जिसे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि राठौड़ राज पृथ्वीराज ने 1580 ईस्वी में लिखा था। यानी एक डिंगल काव्य रचना है। वेली कृष्ण रुक्मणी एक डिंगल काव्य रचना है जिसकी राजस्थान के प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 में लिखा था। ये काव्य ग्रंथ कृष्ण रुक्मणी की विवाह कथा पर आधारित है, जो मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता सम 52 से 55 में वर्णित है। काव्य विशेषताएं, इसमें भाषा और शैली है। काव्य डिंगल भाषा में लिखा गया है, जो संस्कृत और हिंदी का मिश्रण है। संस्कृत और हिंदी का मिश्रण है। इसमें कुल 305 पद है। इसमें कुल 305 पद है जो कृष्ण रुक्मणी के विवाह के विभिन्न प्रसंगों को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों को उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भैरवदेव डाकू सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो भैरवदेव डाकू सेंचुरी स्थित है अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जकराना बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। पूगल भेड़ की है, नागौरी ऊंट की है, और थार पाकर मवेशी। तो थार पाकर गाय की नस्ल है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम बकरी की नस्ल पढ़ने वाले हैं। सिरोही। बकरी की एक सिरोही नस्ल है, दूसरी मारवाड़ी है, तीसरी जकराना है, फिर झालोरी है, फिर टोजी। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? सिरोही है, मारवाड़ी, जकराना, झालोरी और टोजी। भेड़ की नस्ल है नाली, मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला और पूगल। कौन कौन सी? नाली, मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला और पूगल। ऊंट की है बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्ची और मेवाड़ी। बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्ची, मेवाड़ी। और एक नाचना। ऊंट की एक नस्ल और है जिसे कहते हैं नाचना। गाय की राठी, थारपाकर और नागर। राठी, थारपाकर, नागर। भैंस की नस्ल है मुर्रा, जाफरवादी, मेहसाणा। भैंस की नस्ल कौन कौन सी? मुर्रा है, जाफरवादी और मेहसाणा है। बीकानेर की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बीकानेर की स्थापना वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बीकानेर स्थापना हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। बीकानेर स्थापना दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना राव बीका द्वारा की गई थी, वर्ष 1488 में की गई। यानी बीकानेर की स्थापना 12 मई 1488 को की गई थी। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है।